नमस्कार साथियों। मैं जन जुड़ाव के फेसबुक पेज से लाइव आप सभी के बीच में हूँ और हम अभी पिछले एक हफ्ते से पर्यावरण सप्ताह मना रहे थे, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम पर्यावरण को लेकर के प्लांटेशन, निबंध प्रतियोगिता, कहानी लेखन और इस तरीके के अलग अलग गतिविधि, बेकार पड़ी चीजों का कुछ सामान बनाना, इस पे हम कर रहे थे। बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे जुड़े, उसमें बहुत सारा कार्यक्रम हुआ और उसी का एक कड़ी हमारा बचा हुआ था जिसमें हम वेबिनार करना चाह रहे थे। और उसका सब्जेक्ट था कि जलवायु परिवर्तन का जीव जंतु व मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कि जैसा कि हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि हर साल मौसम बदल जा रहा है, हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। वो चाहे इंडस्ट्री को लेकर के, सरकारें विकास की तरफ भाग रही हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्री लग रहे हैं, कोल माइंस लग रहे हैं, फिर सड़कें बन रही हैं या फिर बहुत सारे पक्के बिल्डिंग बन रहे हैं। तो हम विकास को एक कंक्रीट जंगल के रूप में परिभाषित करके और उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये प्रभाव हो रहा है कि जलवायु बदल रहा है हमेशा। अगर हम सरल भाषा में बोले तो जलवायु बदल रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, बरसात देर से हो रही है, ठंड बहुत देर तक आ रहा है या फिर बहुत देर से आ रहा है, और गर्मी इतनी तेजी से बढ़ गई है कि अब बिना एयर कंडीशन और इसके रह नहीं पा रहे हैं। गाँव के स्तर पे भी परिस्थितियां बदल रही हैं, जबकि अभी वहां भी थोड़े बहुत जंगल जो बचे हैं उन जंगलों के चलते, लेकिन वहां भी अब गर्मी बढ़ रही है। क्योंकि अभी हम बहुत सारी जगह पे घूमे और बातचीत किए तो लोगों का कहना था कि माइंस खुलने से हमारे यहाँ का ये पर्यावरण जो है वो बदल गया है, मौसम भी बदल गया है, जिससे अनियमित वर्षा हो रही है और खेती भी अनियमित होने लगी है। खेती का जो उत्पादन है उस पर भी असर पड़ रहा है। नदियों का जो पानी है, वो पानी जिस स्तर पे निकलना चाहिए, तो रेत का जो माफियागिरी है, जिसमें रेत बहुत सारा बेचा जा रहा है, तो नदियों का पानी भी अब रुक नहीं रहा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे असर पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट को लेकर के इस पे हो रही हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये सब्जेक्ट है और आज हमने उसको 2 सेशन में रखा हुआ है, एक यूथ सेशन और दूसरा सीनियर सेशन। सीनियर सेशन का शाम को 6 बजे के बाद इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे और अभी हम अपने साथ यूथ के साथ बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्राची उपाध्याय जी हैं और ये पर्यावरण प्रबंधन से एमएससी कर रही है, एमएससी में है और देहरादून वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से ये एमएससी का कोर्स कर रही है। इसके पहले भी इन्होंने बीएससी एनवायरनमेंट के ऊपर ही किया हुआ है, तो बहुत सारा इनका अनुभव है इसके ऊपर काम करने का। और पहले भी हम लाइव इनके साथ आ चुके हैं और बहुत सारा जानकारी भी इनके पास जो हम लोग आज सुनेंगे। और पहले जैव विविधता पे हमने चर्चा किया था, आज इन्वायरमेंट पे चर्चा करने वाले हैं। दूसरे पैनलिस्ट में हमारे साथ हैं दीपांजलि पाटले, जो गुरु घासीदास केंद्रीय यूनिवर्सिटी से पास आउट है, एमएसडब्ल्यू में मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है और इसी फील्ड का इनका अनुभव है सोशल वर्क में, और किस तरीके से सोशल वर्क, क्योंकि ऑलराउंडर है, ऑल सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ के चलते हैं, लेकिन बिलासपुर के आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो रह रहे हैं, तो उन चीजों पे जो जमीनी अनुभव है उन बातों को दीपांजलि रखेंगी। और प्राची से अनुरोध करूंगा कि प्राची तकनीकी चीजें जो है उसके ऊपर प्राची फोकस करेगी। तो प्राची से ही शुरुआत करते हैं आज। प्राची, आपका स्वागत है। आज दीपांजलि, आपका भी स्वागत है हमारे जन जुड़ाव के पेज पर। और आप ही से शुरुआत कर रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, अभी सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग विंग्स है और उसमें बात करेंगे, समय भी बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग एक संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण तो सभी लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए और उसका जो प्रभाव जीव जंतुओं पे पड़ रहा है वो उसके लिए मतलब क्या कारण हो सकते हैं और उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि इस पे तकनीकी जो पक्ष है उस पे आप फोकस करके अपनी बात को रखिए। प्राची। हाँ जी, जो मैं आपको मतलब एक तरह से ब्रीफ में बता दूंगी कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों है और किस तरह से ये उभरा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका कारण क्या है और ये मतलब अभी हम इसके लिए क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि हमारी जो जलवायु होती है किसी भी इलाके की, वो वहाँ के 20-25 साल के जो जितना रोजमर्रा का मौसम होता है उसका एक एवरेज निकालते हैं।
तो वो वो उसको हम जलवायु कहते हैं। और जब इसमें एक तरह का हम चेंज देखने लगते हैं, तो उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो इसी के हिसाब से अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए कुछ नई चीज़ नहीं है। ये हमेशा से होता रहा है, चलता रहा है, पर इसका जो दर था, पहले के समय में काफ़ी स्लो रहा है कि धीरे-धीरे इंसान, पौधे, जानवर सब एडैप्ट कर गए हैं, उस हिसाब से अपने आप को बदल लिए और फिर सर्वाइव किए। पर अभी जो करंट में चल ये काफ़ी मतलब काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसीलिए ये ज़्यादा चिंताजनक है, कंसर्न की बात है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930s वगैरह से ज़्यादा लोगों ने साइंटिस्ट ने ध्यान देना चालू किया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो उन्होंने गैसेज़ और रिसर्च चालू की कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और क्या टेम्परेचर या हमारा हमेशा का जो मौसम चेंज है जैसे हमने पहले उसमें कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इन चीज़ों को धीरे-धीरे जब लोगों ने कंपाइल करना और साइंटिस्ट ने देखना शुरू किया, तो उनको समझ में आया कि हाँ, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। धीरे-धीरे जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है, वेदर पैटर्न बदल रहा है। जैसे कि अभी सबसे हम कॉमन एग्जांपल्स देख सकते हैं, गुजरात एक तरह का ड्राई स्टेट है, बहुत कोई वहाँ बारिश नहीं होती है, राजस्थान भी वैसा ही स्टेट है। पर पिछले साल और इस साल देखें हम कि उन एरियाज में इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ गई है कई जगहों पे। तो ये एक तरह का शिफ्ट है रेनफॉल पैटर्न में जिसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ पूरी तरह जोड़ते हैं कि जिन एरियाज में ट्रेडिशनली वैसा मौसम नहीं था, वैसा होना नहीं चाहिए था, वहां पे भी अब हम मतलब एनॉर्मस रेनफॉल देख रहे हैं। नॉर्मल रेनफॉल भी नहीं है, बाढ़ आ जा रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये एक तरह का हम मतलब अपना आजू बाजू का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट अभी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ जा रही है और नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है, ये इसी का इंडिकेटर है कि जो फ्लड की फ्रीक्वेंसी है, जितना जो बाढ़ आने की संख्या है वो बढ़ रही है। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा अभी फील्ड है जिसमें बहुत स्टडी नहीं है, मतलब स्टडीज हो रही हैं, पर फिर भी ये काफी नया है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजों को वो करता है, मतलब स्टडी करता है। तो हम कितना भी लॉन्ग टर्म डेटा ले पाए, 60 साल 70 साल से ज्यादा का डेटा नहीं है और ये आगे की चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। पर फिर भी हम अभी देख रहे हैं कि जिस तरह के हम प्रिडिक्शंस कर रहे थे कि जैसे हम बोलते हैं ग्लोबल टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर उसका राइज 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा अभी तक है। पर अब धीरे धीरे प्रिडिक्शंस ये भी आ रही हैं कि ये उससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि हम जो हमने स्टडीज के बेसिस पे कहा है उससे अब ज्यादा चीजें होने लगी हैं। तो अगर हम इनका मतलब मुख्य कारण देखें कि क्या कारण है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल्स का यूज, जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें आती हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सब जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका यूज कर रहे हैं। तो इनकी बर्निंग से जो होता है हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं जो अर्थ के वार्मिंग और इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ के टेम्परेचर का जो राइज है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उस पे कंट्रीब्यूट करता है। साथ में हम अभी ह्यूमन पॉपुलेशन में एनॉर्मस इंक्रीज हो रहा है जो जिसके कारण अब हमारे पास पृथ्वी पे लैंड तो लिमिटेड है, पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हम फॉरेस्ट कट करेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो फॉरेस्ट कट करना उसका सबसे इजी ऑप्शन सबको है, तो फिर हम जंगल काट कट कर रहे हैं और वहां पे अपना घर बनाने के लिए या तो फिर माइनिंग, इन सारी एक्टिविटीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं या रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारा फॉरेस्ट कवर को कम कर रहा है और फिर जिसके कारण जो कार्बन सिक्वेस्टर होता है, जो कार्बन एटमॉस्फेयर में होता है, पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उनको इफेक्ट कर रहा है और इन सब चीजों के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो ये एक दो फैक्टर, फॉसिल फ्यूल बर्न होना, गाड़ियों का चलना या जो हम कहते हैं पोल्यूशन जो हो रहा है, इन सब चीजों से ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पर्यावरण में, एनवायरमेंट में, वो इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है।
तो इसमें क्या होगा कि ये जो गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं, और जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट होगा, उसमें तापमान बढ़ेगा, और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट करते कहेंगे। और इससे जो टेम्परेचर, जो हमारे पूरे पृथ्वी का एक एवरेज टेम्परेचर जो हम निकालेंगे, इसमें जो इंक्रीज होगा इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और इन सारे फैक्टर्स के कारण तो मैंने पहले भी ये बात कही थी और अभी भी, कि क्लाइमेट चेंज में कोई भी एक इवेंट इंडिविजुअल इवेंट नहीं होता है, सब एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से कोरिलेटेड है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, और इसके कारण जो भी हमारा प्रेशर बेल्ट सिस्टम है, जो अर्थ में अलग अलग प्रेशर रहेगा, कहीं हाई प्रेशर होता है, कहीं लो प्रेशर होता है, साथ में जो जो हमारी वेव्स रहती हैं, जो चलती हैं, वो सारे उसके कारण इसमें शिफ्ट होता है। और इसके कारण जो होगा वेदर पैटर्न में शिफ्ट, ये सारी चीजें होता है। तो मतलब एक जो बात कहेगी, जो इंडो पैसिफिक ओशन का रीजन है, इसमें जो हो रहा है, इसकी वार्मिंग हो रही है, और इसके कारण जो ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न है, इसमें चेंज देखा गया है। कि कहीं जहाँ, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, कि कहीं जहाँ कम बारिश होती थी वहां काफी बारिश हो रही है, फ्लड आ जा रही है, कहीं बारिश, और कहीं बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और ड्रॉट आ जा रहा है, वहां पे भूखमरी जैसी कंडीशंस हो जा रही है। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की जो बात है, अभी ये बात कई पार्टीज हैं जो कहती हैं क्लाइमेट चेंज रियल नहीं है, नहीं हो रहा है, कई बोलते हैं हो रहा है। तो इसमें अब हमारे पास इतने एविडेंस पर्याप्त हैं कि हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियल है। और इसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडस्ट्रियल एरा, जो हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उस समय का। तो उस समय जिन कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था, उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी हमारे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की कंट्रीब्यूशन कंसेंट्रेशन रहे हैं, या पोल्यूशन लेवल रहा है, इन सब चीजों में उनका काफी बड़ा योगदान रहा था, इन ए नेगेटिव वे, कि वो इंक्रीज रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि उसमें ही कुछ डिनाइंग पार्टीज होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो ओवरऑल तो क्लाइमेट चेंज ये हो, जो मैंने अभी बताया, उसके कॉजेस वही हमारे जो हम ट्रेडिशनल कॉजेस हम जानते हैं उस टाइप के ही हैं, कि हम जो देख रहे फॉसिल फ्यूल हुआ, सारे हुआ। पर ज्यादा इम्पोर्टेंट और हमें एफर्ट करने के लिए प्रेरित करने का फैक्टर ये होगा जब हम जाने कि हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए या जीने के लिए जो हमारी रिसोर्सेज हैं उन पे क्या क्लाइमेट चेंज का कोई इफेक्ट है। तो जरूर है, उसको हम अलग अलग फैक्टर्स में देख सकते हैं कि किस किस चीजों पे। तो सबसे पहले हम आते हैं पानी पे। पानी कोई भी हो, मतलब हम कहते हैं ना, खाने के बिना तो हम रह सकते हैं, पर पानी के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाटर, और वाटर क्लाइमेट चेंज के दो मेजर इवेंट से मतलब दो कॉमन इवेंट्स जो हम देख रहे हैं, एक है ड्रॉट, और जो सूखा पड़ना, और दूसरा बाढ़, फ्लड। तो ये वाटर की अवेलेबिलिटी को काफी अफेक्ट कर रहा है कई एरियाज में। जैसे अब जहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है, तो बाढ़ का पानी तो लाइफ को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, और हम उसको कोई ऐसा स्टोरेज फैसिलिटी तो है नहीं हमारे पास कि हम जितना पानी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम स्टोर कर लें, एक्सेप्ट फॉर डैम्स। तो ये एक तरह से हम जो फ्रेश वाटर प्रेसिपिटेट या बारिश से नीचे आ रहा है वो बह जाएगा, फिर से सी में जाके मिल जाएगा। और ड्रॉट जहाँ पे है वहां पानी की अवेलेबिलिटी वैसी भी नहीं है, और हम इतना एफिशिएंटली जो बारिश होती है उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं कि हम कि उसको हम उन एरियाज में यूज कर सकें जहाँ पे पानी की कमी हो रही है। प्लस फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, टेम्परेचर के राइज होने के कारण जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, स्नो, जो पहाड़ हैं, वहां पे बर्फ पिघल रही है, और इसके कारण नदियों का पानी लेवल बढ़ना, नदी चौड़ी हो जा रही है तो अगल बगल के इलाके डूब जा रहे हैं। और ये तो इवेंचुअली समुद्र में जाके समुद्र में सब मिलती है, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो सी लेवल है हमारा वो राइज हो रहा है। अभी कई कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज जो है, इनफैक्ट बांग्लादेश एंड हमारा जो कोस्टल सिटीज है, मुंबई, चेन्नई, ये सारी कंट्रीज काफी प्रोन है कि अगर आने वाले 50-100 सालों में ये डूब जाए, सी लेवल का राइज इतना ज्यादा हो जाएगा अगर हमने कुछ किया नहीं तो। सी लेवल राइज तो हो ही रहा है हर साल,
1 सेंटीमीटर के आसपास कई जगह है जहाँ पे सी लेवल बढ़ रहा है, और ये कोस्टल कंट्रीज, कोस्टल सिटीज और आइलैंड कंट्रीज, इन सब के लिए काफी बड़ा खतरा है। ये तो हुई वाटर की बात की। और एक पॉइंट मैं ये भी ऐड करूंगी कि एग्जाम्पल एक तरह से, लास्ट ईयर हमने देखा था चेन्नई सिटी में पानी की कितनी कमी हो गई थी, कि वहां पे फिर बहुत ज्यादा स्कार्सिटी थी पानी की। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि हम कितना फ्रेश वाटर अब धीरे धीरे हमारे पास कम हो रहा है, ताजा पानी, क्योंकि समुद्र का पानी तो हमारे पास एनॉर्मस है, पर ताजे पानी के रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है जो हमें यूज करने, मतलब हमारे यूज के हैं। तो पानी की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा अगर क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू रहा इसी पेस पे। तो दूसरा है फूड, खाना। तो बारिश के पैटर्न में चेंज के होने के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बारिश में चेंज होने से, पानी की कमी होने से, और जो हमारा मौसम है उसमें बदलाव होने से, जो हम फसल उगाते हैं उस पे एक इफेक्ट पड़ेगा। फसल अगर हमने उगा, रिसोर्सेस कर ली कि हाँ हम चलो अब पानी भी है हमारे पास और सब है, तो हम उसको फसल को उगा लेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के कारण बाकी जो इंसेक्ट्स हैं या बैक्टीरियाज हैं उनमें भी चेंज आ रहे हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहेंगे, जिनसे उनके बिहेवियर में, उनके काम करने या उसकी तरीके में बदलाव बदलाव आता है, जिससे जो डिसीजेस हैं, क्रॉप्स को होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ेंगी। तो अगर आप एक फैक्टर से बच जाएंगे तो कोई दूसरा फैक्टर ऑलरेडी डेवलप कर रहा है आपको इफेक्ट करने के लिए। फ्लड्स, ड्रॉट्स, जहां भी फसलें हुई हैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं या तो नहीं हो पाई हैं, ये दोनों फैक्टर्स के कारण। फिर तीसरा है हमारी हेल्थ। कोरोना वायरस सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है। कई लोग कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट है, कई कह रहे, मतलब बहुत सारे रीजन हैं। पर एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हमारे चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग फूड पैटर्न, इन सब के कारण ही इस तरह का, मतलब इस तरह का एनवायरमेंट हमने क्रिएट किया है कि वो वायरस स्ट्रेन इतने इन्फेक्शियस फॉर्म में डेवलप हो पाया है, कि इतना भयंकर रूप से वो स्प्रेड हो जा रहा है। वरना मतलब हम इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह का हो सकता है। तो ये हमारे हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, कितने लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई है। फिर उसके बाद हीट स्ट्रेस जो या कोल्ड स्ट्रेस भी हो सकता है। हम कहते हैं गर्मी में जो, ठंडी में शीत लहर कहते हैं, गर्मी में जो नवतपा होता है, हमारे इस रीजन में कहा जाता है 9 दिन बहुत गर्मी होती है। तो इन सारे जो इवेंट्स है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी, इनकी भी जितने बार होने वाले हैं उसकी संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण लोगों को हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, इन ये सारी चीज साथ में अलग अलग उससे रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी, और फिर उनकी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम से लंग्स की डिसीजेस, हियरिंग प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। साथ में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर, जो खाद इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों के कारण जो होता है, इसमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जो नॉर्मल परिस्थिति में या कभी भी डिग्रेड नहीं होंगे। तो हम जो खाते हैं उसके साथ ही हमारे बॉडी में कंज्यूम हो जाता है, और जो हमारे फैट सेल्स होते हैं जिसमें वसा स्टोर होती है उसमें ये स्टोर हो जाता है, और इसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, जो कि फिर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कई बर्ड्स में डीडीटी के एक्यूमुलेशन के कारण उनकी जो अंडों की छिलके थे उसमें कैल्शियम एक्यूमुलेशन नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनकी जो जनरेशन में, अगले जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन था वो इफेक्ट हुआ। ये सारी, ये तो मतलब प्रूफ चीज है, देखी गई है। तो हमारे हेल्थ पे इसका जो जितने भी आज हम देख रहे हैं, हार्ट डिसीजेस होते हैं, कैंसर्स हो रहे हैं, और लिवर प्रॉब्लम्स हो रही है, किडनी इश्यूज हो रही है, वो किसी ना किसी तरह से जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है इन सारी डिसीजेस को। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट पे इसका इफेक्ट जो पड़ रहा है, क्योंकि इवेंचुअली एनवायरनमेंट ही है जो हमारी हमारे लाइफ को इफेक्ट करे, को इन्फ्लुएंस करता है एक तरह से। तो और ये बाकी जीव जो जंतु हैं, जो बाकी एनिमल्स हैं, उनके भी रहने को इफेक्ट करेगा।
तो सबसे पहला चीज जो हो रहा है हमारे जो रोड कंस्ट्रक्शन या माइनिंग एक्टिविटीज, हैबिटेशन, इन सारी चीजों के कारण हैबिटेट मॉडिफिकेशन। तो जो जानवर जहाँ रहते हैं उसमें अगर हम रोड बनाएंगे तो वो दो हिस्से में जंगल बढ़ जा रहा है। तो इन सारी चीजों के कारण उनका जो हैबिटेट है जहाँ वो रहते हैं उसमें हम एक नेगेटिव वे में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ज्यादातर। फिर इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा जो मौसम में चेंज हो रहा है कि कभी समर जल्दी आ जा रहा है या विंटर लेट आ रहा है या बारिश जल्दी आ जा रही है, तो इससे कई पौधों के, कई जानवरों के एग लेइंग या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का समय होता है या फ्लावरिंग पीरियड होता है, इसमें इफेक्ट होता है। जैसे कई माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो जैसे ठंडे से गर्म इलाके में आएंगी, यहाँ वो ब्रीडिंग कर सकती हैं। पर उनके यहाँ पे अगर समर जल्दी आ जाएगा या वहां पे विंटर ज्यादा एक्सटेंड करेगा तो उनकी ये जो साइकिल होती है वो इफेक्ट हो जाती है। इवेंचुअली उनकी नेक्स्ट जनरेशन में और आने वाली पॉपुलेशन को वो इफेक्ट करती है। फिर जो हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन जिससे हो रहा है कई तरह का, इससे जो हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, जो कि बाद में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और एसिड रेन में के फॉर्म में गिरता है। मतलब जो बारिश होती है वो एसिडिक होगी, उसका पीएच जो कहते हैं हम। तो इसके कारण क्या होता है, जो भी हमारे मेटल वगैरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका कोरोजन होगा, उसमें जो जंग लग जाना कहते हैं। फिर जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, जो हमारे पानी के स्रोत हैं वो भी एसिडिक हो जाएंगे, फिर उनके पीने की क्वालिटी या यूज करने की क्वालिटी में अफेक्ट करेगा। फिर बर्फ का पिघलना, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर, उसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे पोल्स हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वो भी पिघल रहे हैं, जिसके कारण टेम्परेचर सी लेवल बढ़ रहा है और कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड कंट्रीज को खतरा है। फिर इस वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के अल्टरेशन के कारण जो वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो रहा है, ये ऑब्वियस चीज है। तो हम जो देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स काफी हैं, और प्रॉब्लम सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, किसी ना किसी तरह से सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पर हमें प्रॉब्लम्स के बजाय सोल्यूशन के साइड जाना ज्यादा आइडियल कहते हैं हम, कि प्रॉब्लम्स तो है पर जब सोल्यूशन फाइंड कर ले तो आप ज्यादा स्मार्टर हैं इन द क्राउड। तो कुछ लिस्ट ऑफ सोल्यूशंस है जो हम देख सकते हैं कि हम इन सारी फील्ड्स में वर्क कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। सबसे पहले है हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी। हम अपनी लाइफ में देखें, कोई भी चीज हो फॉसिल फ्यूल से डिराइव्ड है। हम जिस गाड़ी से जाते हैं वो हम पेट्रोल या डीजल यूज कर रहे हैं। कई सिटीज हैं इंडिया में जहाँ सीएनजी आ गई है, सीएनजी बहुत ज्यादा यूज, जैसे दिल्ली, दिल्ली में सब सीएनजी ही यूज करते हैं मोस्टली। पर एक बहुत बड़ा इलाका है, तबका है इंडिया में भी, जहाँ पे अभी भी हम ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं। तो हमें क्लीनर रिसोर्सेज की ओर जाना है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करना है। हमारी जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कोल से, थर्मल प्लांट से, जहाँ पे कोयला का इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना हम कई अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज देखें, जैसे कि हाइड्रो पावर होता है, उसके कई और इफेक्ट्स होंगे नेगेटिव वे में, पर फिर भी कंपेरेटिव वे में देखा जाए तो हाइड्रो पावर एक बेटर टेक्नोलॉजी कही जा सकती है कोयले के नेगेटिव इफेक्ट में। फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मेजर्स, तो अगर हम सस्टेनेबल फ्यूल मेजर्स लाएंगे और कई टेक्निकल पार्ट्स में इंप्रूवमेंट रखेंगे अपने व्हीकल की, जो गाड़ियां हम बना रहे हैं, जो हमारा जो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये उनके फील्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि कितनी एफिशिएंट व्हीकल्स वो बना सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं नया इनोवेशन है कि इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, ई व्हीकल्स। तो इन इस तरह के इनोवेशंस की हमें जरूरत है, जो कंजम्पशन, जो फ्यूल का कंजम्पशन भी एफिशिएंट करे, क्लीनर फ्यूल यूज करे और आउटपुट भी हमें बढ़िया दे। फिर जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, तो जितना भी हम कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वो एक तो हम कचरा कम प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हम बहुत सारी ही फिजूल खर्ची करते हैं कि हमें जरूरत नहीं है पर कभी इस्तेमाल होगा सोच के हम रख लेते हैं। प्लास्टिक का यूज करना कॉमन चीजें हो गई हैं। तो हम क्यों ना
इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, जिससे हमारा जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो कम होगा, और फिर उसका आगे का मैनेजमेंट फिर बढ़िया हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने किसी एक पर्सनालिटी को सुना था कहते हुए कि आजकल एक बहुत बड़ा कारण ये भी है वेस्ट प्रोडक्शन का, कि हम जो ट्रेडिशनल चीजें थी, कि जैसे हम पहले कहीं जाते थे तो हम घर से ही अपना स्नैक्स या जो भी चीजें हैं खाने पीने का व्यवस्था करके चलते थे। अब हम काफी वो मतलब हमें काफी सुविधा हो गई है कि हम स्टेशन पे कोई चिप्स के पैकेट खरीद लेंगे, चॉकलेट खरीद लेंगे। तो ये जो हम फास्ट फूड या चिप्स एंड इन सारी चीजों को खाते हैं, तो वो भी एक तरह का वेस्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट करता है, इनफैक्ट काफी ज्यादा करता है। मतलब अगर हम देखें अपनी लाइफ को एनालाइज करें, तो सबसे ज्यादा हम प्लास्टिक वेस्ट या ये सारा वेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? जो खाने पीने की चीजें हम ले रहे हैं, इसमें से कई सारी रेडी टू ईट चीजें होती हैं कि हम हाँ आए खा लिए डायरेक्ट, या थोड़ा सा पका है खा लिए। तो वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन पे कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है। हमें जरूरत है कि हम जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनको मॉडिफाई करें। आज बेंगलुरु में एक कंपनी है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे जो हमारे कंपनीज हैं जो ऐसी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को उन्होंने क्रिएट किया है और प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम प्रमोट करें। इसके लिए गवर्नमेंट जो है हमारी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अगर कहीं न्यूज में या कहीं ऐसा इनोवेशन हो रहा है कंट्री में, तो उनके साथ कोलैबोरेट करें और उनके उस बिजनेस को एक्सपैंड करके और बढ़ाएं, ताकि लोग जाने और उसका इस्तेमाल बढ़े। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का तो मतलब ऐसा है कि अब हमें टाइम भी नहीं है सोचने का, हमें करना ही पड़ेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा काफी रैपिड है। हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पर उसकी एफिशिएंसी और उसका कितना समय तक वो चलेगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी के हमने बाढ़ के केसेस में देखा है कि कई स्टेट्स में पुल बिना इनॉग्रेशन के बह गए हैं, कुछ इनॉग्रेशन होने के बाद बह गए हैं। तो ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितने इनएफिशिएंट है और कितनी हमारे सिस्टम की भी कमजोरी को बताता है कि हम हमारी जो फंडिंग्स है उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंट मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। और ये इवेंचुअली फिर कंट्रीब्यूट करेगा, फिर मतलब जाएगा कि हम दोबारा वो पुल बनाएंगे, दोबारा हम उतना खर्चा करेंगे, दोबारा उतनी रिसोर्सेज की डिमांड होगी कि हम उतना सीमेंट चाहिए, हमें ईंटें चाहिए और बाकी सारी चीजें चाहिए। तो हमें जरूरत है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़िया बनाए, एक बार में बनाए अच्छा। मतलब जो हम रिसोर्सेज उसमें यूज करें, जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बनाने में, वो काफी अच्छे हों, उनका एफिशिएंट यूज हो, और जिसके कारण वो जो भी हमने बनाया है, बिल्डिंग्स है, पुल है, वो लंबे समय तक चले। तो और ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह के जो कंसेप्ट हैं कि हम किस तरह से सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाए जो एनर्जी एफिशिएंट हो, कम एनर्जी कंज्यूम करे, और उसका अपना सिस्टम हो। तो ये सारे जो चीज हैं उनको प्रमोट करना जरूरी है। इसके लिए हमें आर्किटेक्ट्स की मदद लेनी चाहिए, जो बता पाएंगे आपको कि किस तरह का एफिशिएंट वो होगा। सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो आपको मटेरियल क्वालिटी के बारे में बताएंगे। तो इन फील्ड्स को भी हमें काफी प्रमोट करने और इसमें भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि जो हमारा इन सारी चीजों का इनोवेशन है वो प्रमोट हो सके और इंक्रीज भी हो सके। फिर साथ में वही हमारी खुद की भी विल की बात है कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी रहें, और टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि हाँ नहीं, हमें भले पसंद नहीं है या हमें कोई चीज बहुत पसंद है पर वो नुकसान कर रही है, तो हमें छोड़ने के लिए रेडी रहना होगा कि नहीं, हम हमारे अर्थ के को बचाने के लिए इतना कंट्रीब्यूशन अपनी साइड से रखें। अब इंडिया के लेवल पे भी हम काफी सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत में। तो इसमें हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान बना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसके अंदर एक नंबर ऑफ स्कीम्स हैं। तो अगर मैं कुछ लिस्ट करूं तो एक हमारा सबसे पहले सोलर मिशन है, जिसमें इंडिया वर्ल्ड लेवल पे काफी बढ़िया कंट्रीब्यूटर रहा है कि सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में काफी प्रमोट किया जाए। और ऑब्वियस चीज भी है ये, क्योंकि इंडिया नियर टू ट्रॉपिक्स कंट्री में आता है, हमारे पास काफी अच्छी सूर्य की रोशनी आती है और हम इस एनर्जी का काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। फिर एक मिशन है एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी
उसकी एफिशिएंसी को बढ़िया किया जाए। ये एक जरूरी है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें। फिर एक सस्टेनेबल हैबिटेट कि जो हम जहाँ रह रहे हैं उसको कितना सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। नेशनल वाटर मिशन, इसमें जो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना है, नदियों की सफाई है, ये सारे प्रोग्राम्स आए हैं। फिर मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन रीजन एक जो हमारा है वो हमारे कंट्री के क्लाइमेट के साथ साथ एक काफी रिच बायोडाइवर्सिटी को अपने पास रखता है, वहां पे डेवलप हुई है। तो उस इकोसिस्टम को सेव करना भी एक तरह का बहुत बड़ा, मतलब वो इकोसिस्टम अगर सस्टेनेबल रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, तो काफी हद तक जो हमारा जो क्लाइमेट का जो रेगुलेशन है वो मेंटेन्ड रहेगा। फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसमें एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी जरूरत यही है कि ये सारे प्रोग्राम साइंटिफिकली हो, हम बस 4 स्पीशीज लगा के अपना पल्ला ना झाड़ लें, बल्कि एक बहुत मैनेज्ड वे में हम पौधों को लगाएं, उनकी केयर करें और ईयरली देखें कि कितनी हमारी सक्सेस रेट है, कि अगर हमने 100 पौधे लगाए हैं तो 10 साल बाद कितने पौधे उसमें से बचे हैं। फिर मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और अंधाधुंध जो पानी का इस्तेमाल करना है एग्रीकल्चर के लिए, ये एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं कि आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उतना एफिशिएंट नहीं हो पाया है, डिस्पाइट कि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करती है। और साथ में जो सॉइल क्वालिटी वगैरह है वो खराब हो ही रही है, और किसानों का जो खर्चा है फसल उगाने पे वो बढ़ रहा है। तो हमें जरूरत है कि हम ऑर्गेनिक की ओर ज्यादा बढ़े, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स आज आपको बढ़िया प्रोडक्शन दे सकते हैं, बहुत आपकी खेती में एकदम बम्पर पैदावार जिसको कहते हैं वो हो सकती है, पर आने वाले 5-10 सालों में आपका खेत बर्बाद हो जाएगा और आपको उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने खेत को, मिट्टी को सही करने में। तो हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े, हम जो सिंचाई के एफिशिएंट तरीके अपनाएं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है, जो पौधों की जड़ों के पास पानी रहता है, पाइप वगैरह का हम यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, पानी का जो हम इस्तेमाल है वो काफी ही सही तरीके से कर पाएंगे। फिर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह को प्रमोट किया गया है कि आप और डेटा और एफिशिएंट नॉलेज रखिए, टेक्नोलॉजी रखिए कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज एक नई फील्ड है जिसमें अभी भी हमारे पास बहुत कोई स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स नहीं है कि ये है या ये नहीं है, पर ये फैक्ट जरूर स्टैब्लिश्ड है कि क्लाइमेट चेंज इज रियल। और इसके काफी प्रूफ्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप किसी भी नॉर्मल गूगल करिए और आपके पास प्रूफ्स हैं। नासा और कितनी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो इस पे रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रही है। इनफैक्ट हवाई में एक एजेंसी है, एक ऑब्जर्वेटरी है, जो पिछले 60 से ज्यादा साल से लेकर आज तक डेली कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मॉनिटर कर रही है, और इससे एक कर्व निकला है जो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीजिंग लेवल को बता रहा है। तो जरूरत आज ये है कि हम पॉलिटिकल जो स्टैंड है वो स्ट्रांग हो और यूनाइटेड हो कि इस बात पे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें एफिशिएंटली सस्टेनेबली रास्ते निकालने पड़ेंगे कि हम डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज को रोकने में, मतलब ये बैलेंस हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा कि किस तरह से हम डेवलपमेंट भी करें और हमारी जो क्लाइमेट चेंज की इश्यूज है उसको भी टैकल करें। और इसके लिए हमें जरूरत है कि हम जाने पहले कि क्या होता है, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप नहीं जान सकते हैं कि आपकी सामने वाली पार्टी या जो गवर्नमेंट है वो स्कीम्स जो कर रही है उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है आपकी लाइफ पे, या उसका क्या मतलब है। तो आपको भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि क्या होता है। और आजकल चीजें काफी इजीली अवेलेबल है, आप एक सिंपल यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं 2 मिनट का, 4 मिनट का, जो आपको बता देगा कि ये इशू क्या है, उसके कॉजेस क्या है, क्यों हो रहा है। तो जरूरत यह है कि हम हमारे साइड से उस चीज को जानने के लिए और हमारे तरफ से क्या कर सकते हैं उसके लिए एफर्ट लें, क्योंकि इवेंचुअली ये हमारे लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। और वो हर, जैसे हमने डिस्कस किया, चाहे वो खाना हो, पानी हो, हेल्थ हो, या रहने की जगह है, ये सारी चीज उस चीज से अफेक्ट, क्लाइमेट चेंज और से अफेक्ट होगी।
तो पॉलिटिकल स्टैंड के साथ साथ इंडिविजुअली हमें स्टैंड करना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा ताकि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। तो मेरे साइड से अभी मैं रुकना चाहूंगी इतने में। मेरे एक तरह का ये ब्रीफ इंट्रो रहा है कि क्लाइमेट चेंज कैसे है, क्या है और किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर प्राची, काफी सारा तकनीकी चीज और बारीकी से आप वहां तक पहुंचने का कोशिश की है और बहुत सारा चीज समझाने का कोशिश की है। बहुत सारे फीडबैक भी लोग सुन रहे हैं तो अपने कमेंट्स अलग अलग उस पर दे रहे हैं और मेरे ख्याल से ये लोगों के जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा मानना है या हम सब अब धीरे धीरे ये चर्चा करने लगे हैं कि जितना सरकार प्रयास करेगा उससे ज्यादा हमें जन भागीदारी की जरूरत है। जब तक जनता नहीं जागेगी या जनता इसके बारे में नहीं सोचेगी और जब तक जनता ही आगे आकर के इसको रोकने का प्रयास नहीं करेगी, सुधारने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक ये संभव नहीं है कि सरकार अकेले के दम पे कुछ कर ले या पर्यावरण क्लाइमेट चेंज को रोक सके या फिर जिस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं प्रकृति में उसको रोक सके। इसको रोकने के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम जनता मिलकर के इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जो सुझाव तकनीकी तरीके का सुझाव जो आपने बहुत हर बिंदुओं पे आपने सुझाव भी दिया है और उन सुझावों पे अगर अमल करते हैं और या उन तरीकों को चाहे रासायनिक की जगह पे जैविक जो खाद का प्रयोग करते हैं या फिर और भी बहुत सारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के आपने हर बिंदु पे सुझाव दिया है, तो उन सुझावों को अगर जनता एक्सेप्ट करती है, सरकार भी पालन करे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जनता उसका पालन करे और जनता भागीदारी करे उस चीज को रोकने के लिए, तो एक स्तर पे जाकर के हम बोल सकते हैं कि इससे बहुत सारा कंट्रोल हो सकता है या इसको रोका जा सकता है। अन्यथा एक ही के करने से या सरकार के करने से, एक पक्ष को करने से ये रुकने वाला नहीं है जिस भयावह स्थिति में आज के तारीख में है सारा चीज। तो बहुत 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 अच्छा है। अभी चर्चा में जो भी बातें आएंगी तो हो सकता है कुछ कंक्लूजन में आप अपनी बात रखिएगा। हमारे साथ दीपांजलि जी जुड़ी हुई है। दीपांजलि, आपसे मैं बेसिकली ये जानने का कोशिश करना चाहता हूँ कि जो स्थानीय चेंजेज हुए हैं, आप जितने समय से समझने का प्रयास, मतलब बचपन से, जैसे मैं भी अभी बचपन से बहुत सारे अब जोड़ के देखता हूँ जो मेरा अनुभव आया और अपने सारे इसमें जीवन जो चीज हमने सीखा है, तो अब मुझे लगता है कि जो हमारा बचपन में जो चीजें हो रही थी उसको अभी प्राची ने वही चीजें वापस लाने की बात की है। वो चाहे जैविक खाद की बात हो, रासायनिक खाद हमारे सामने ही देखते देखते है। पहले लोग जैविक ही प्रयोग करते थे, पहले देसी पौधे इस्तेमाल करते थे, बाहर वाले पौधे बाद में आए। तो ये सारा चीज ना हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे सामने ही ये परिवर्तन हुआ है कि क्लाइमेट को सुरक्षित रखने के लिए हमारे प्रयास पहले हो रहे थे, उनको बदल करके भागम भाग की दुनिया में, जो वैश्वीकरण की दुनिया में लोग भागे, तो ये चेंजेज अभी बीच में ही हुआ है। तो इसमें आपका जो अनुभव रहा है, आप बोल सकते हैं कि 5 साल या 10 साल या 15 साल के बीच में जो आपका अनुभव रहा है कि किस तरीके का परिवर्तन अचानक से बढ़ा है। ठीक है, आप जिस शहर में रही हैं वहां भी बहुत सारा चीज बढ़ा है, तो आपके इसको लेकर के आपके क्या अनुभव रहे हैं, किस तरीके का, और उसमें क्या छोटा छोटा क्या परिवर्तन, साथी ने पूरा एकदम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का रखा है, लेकिन छोटा छोटा क्या परिवर्तन, छोटी जन भागीदारी का क्या परिवर्तन हो सकता है, जन भागीदारी किस तरीके से किया जा सकता है, उसके ऊपर आप अपने अनुभव को रखें। दीपान जी बिल्कुल जी। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और छोटे बड़े थोड़ी आवाज बढ़ा कर। हेलो, अब आ रहा है आवाज? जी। तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की, तो हम देखते हैं कि जो माहौल पहले था हमारे यहाँ वो अब नहीं दिखाई देता, जिसका सबसे बड़ा रीजन तो औद्योगिकरण और जो अर्बनाइजेशन है वो दिखाई देता है, हमको देखने को मिलता है। क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा गांव से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम देखते थे कि जो मौसम है वो हमें कुछ पर्टिकुलर समय पे ही दिखाई देते थे, जैसे बरसात है तो बरसात के बाद ठंड आना है,
और फिर बसंत का मौसम आएगा, फिर गर्मी आएगी। इस तरीके से हमें पता था कि गर्मी की छुट्टी होने वाली है, तो हमें इस स्कूल से छुट्टियां मिलेगी। मुझे लगता है कि आज हम ये परिवर्तन देख रहे हैं कि जो बारिश है वो कभी भी आ जा रहा है और गर्मी भी कभी भी आ जा रहा है। तो मौसम का जो पहले स्थिरता था एक पर्टिकुलर समय के बाद जो वो आता था, वो अभी नहीं हो पा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि जो पृथ्वी का औसत तापमान जो है लगभग अभी 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है, वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से हो गया है। वो ग्रीन हाउस प्रभाव के इम्पैक्ट हैं। आप देखेंगे कि जो मौसम है वो किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन अभी बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बारिश हुआ है। एक समय था जब हम बचपन में देखते थे कि एक पर्टिकुलर समय तक ही बारिश रहता था, उसके बाद ठंड आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। कभी भी बारिश हो जा रहा है, आप देखते हैं। ये सब सारे परिवर्तन इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो की वजह से हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन भी इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि पहले की जो हम बात करते हैं अगर भारत की नदियों की, तो भारत की नदियां जो है कभी भी मतलब अपने से ही उनका उद्गम रहा है। वो इसीलिए सस्टेन करती थी क्योंकि वो उनके आसपास फॉरेस्ट रहता था, जो देखेंगे आप। लेकिन अभी नदियां सूख रही हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन डिफॉरेस्टेशन है। और जब हम अर्बनाइजेशन की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों की जनसंख्या, उनकी पूर्ति, ये उनके भोजन के लिए, इन सारी चीजों के लिए उनकी पूर्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। हम विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी वजह से पेड़ों को काटना पड़ा। अभी आप देखें कि उड़ीसा में डेवलपमेंट के लिए कितने सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कभी भी मौसम का परिवर्तन हो रहा है। और इस तरीके से ये सारी चीजें आ रही है। जब हम ग्रीन हाउस इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जो पृथ्वी का वातावरण जिस तरीके से है, जो सूर्य की कुछ ऊर्जा का ग्रहण करते हैं या उस इम्पैक्ट को कहते हैं, उनसे हम तो पृथ्वी के जो चारों ओर की जो ग्रीन हाउस गैसें की एक परत होती है, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्साइड, ये सारी चीजें जो शामिल होती है, ये जो परत, जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, तो ये जो परत है जो सूर्य की अधिकतम ऊर्जा को सोख लेती है और फिर इसे पृथ्वी को चारों तरफ उसके चारों दिशाओं में फैलाती है। और अभी जब उत्सर्जन इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब ऐसी गैसों की जो उद्योगों से निकल रहे हैं और कृषि के जरिए से निकल रहे हैं, तो इनकी एयर जो मोटी हो जा रही है और ज्यादा तरीके से अवशोषित कर दे रही है उनसे। और हम देखते हैं कि इनकी मात्रा कितनी बढ़ जा रही है, जिसका कारण भी ऑल्सो ह्यूमन भी नहीं है। और जो जब हम बात करते हैं कि ये परतें जो ऊर्जा जो सोख रही है और धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे, और औसत जो ग्लोबल वार्मिंग्स हो रहे हैं, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, तो जो ग्रीन हाउस है उसका उत्सर्जन इतनी मात्रा में हो रहा है। आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो मात्रा है जो कोयले के इस्तेमाल से हो रहा है, वो 57% हो चुका है। और जो जंगल की कटाई और जैव ईंधन की कमी से जो हो रहा है, वो 17% हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड में। और जैसे मीथेन गैस है जो 14% हो चुका है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है 8% हो चुका है। तो ये सब मतलब सबसे ज्यादा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा खतरनाक है कि उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होना। और जब
यह सब मतलब जब हम कोयले जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम जब इम्पैक्ट देखते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो हम ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है। इसका प्रभाव जब 19वीं सदी के बाद जो पृथ्वी की जो सतह का सफल तापमान जो हम देखते थे वो 3 से 4 डिग्री तक 4 डिग्री तक अब बढ़ गया है 19वीं सदी से। तो इस तरीके के परिवर्तन हमको देखने के को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट खेती पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है और क्योंकि कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ जा रहा है। पहले मैं देखते थे जब हम गांव जाते थे तो देखते थे कि कितनी हरियाली रहती थी, लेकिन अब खेती भी उतने लोग उस पे इंटरेस्ट नहीं हो रहे क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जा रही है। तो कभी फसल बहुत ज्यादा बारिश की वजह से बर्बाद हो जा रहा है और जिस तरीके से मौसम परिवर्तित हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का जो स्तर है इस तरीके से वृद्धि हो रहा है। ह्यूमन बीइंग पे भी स्वास्थ्य का कितना प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन से जो है। जंगल और वन्य जीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हमको देखने को मिलता है तो लगता है कि क्लाइमेट चेंज का कितना बुरा प्रभाव हमारी वजह से ही पड़ रहा है। हमको उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। विकास अच्छी चीज है, लेकिन जो चीज हमें नेचर को नुकसान पहुंचाता है उसे हमें रोक देना चाहिए। और मैं आसपास के मौसम की बात करूं तो कई हम अब देख रहे हैं कि पहले बारिश जो होता था पूरे एरिया पे होता था, लेकिन अब कहीं एक कॉलोनी में बारिश हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मैं देखी थी कि यहाँ कितना ज्यादा ओला बरस रहा था, कंटिन्यूअस कुछ घंटे तक बरसा। फिर आप थोड़ी देर पे आप जाके आगे देखे तो वो वहां कुछ भी नहीं था, वहां धूप था बहुत ज्यादा। तो ये चीज जब आपको देखने को मिलता है पर आप शुरू से ऐसा चीज नहीं देखे थे तो आपको रियलाइज होगा कि इन सब का कारण कौन है और इसको रोकने का कितना मतलब रोकने का हमें किस तरीके से प्रयास करना चाहिए। मैं बस यही बताना चाहूंगी। धन्यवाद दीपा। थैंक यू सर। बहुत अच्छी चर्चा है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आज के समय के लिए तो इतना जरूरी सब्जेक्ट है ये कि सारा देश इस पे चिंता कर रहा है, विदेश में और युवा ही। जैसे स्विट्जरलैंड में ग्रेटा थनबर्ग जो है वो इस मूवमेंट को, क्लाइमेट चेंज के मूवमेंट को इतना बड़ा स्तर पे फैलाने का प्रयास की है। हमारे उत्तराखंड में भी हमारी एक छोटी सी बच्ची है जिसने इस मूवमेंट को आगे लीड करके लेके चल रही है और उसने बहुत सारे पिटीशन न्यायालय में लगाए हुए हैं, खास करके क्लाइमेट चेंज को लेकर के। ऐसे में हमारा युवाओं के साथ, आप जैसे युवाओं के साथ डिस्कशन भी इसी ओर इंगित कर रहा था कि हम युवाओं को कैसे जोड़ें, क्योंकि मूवमेंट को जितना तेजी से युवा लेकर के आगे चल सकता है उतना बाकी लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो जानते सब है कि ऐसा हो रहा है, इससे ये प्रॉब्लम होने वाला है, आगे चल के हमको क्या दिक्कतें होंगी। वो इस चीज को समझते जरूर हैं, लेकिन उसके रोकथाम के लिए जिस स्तर पे प्रयास होना चाहिए उस स्तर पे प्रयास वो कर नहीं पाते हैं। तो प्रयास में ज्यादा भागीदारी युवाओं के युवा ही करते हैं और युवाओं की तरफ सबकी नजर है, क्योंकि हमारे देश में 30 करोड़ से के आसपास मेरे ख्याल से युवा हैं, काफी सारे युवा हैं। और उसमें सब, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर कोई स्कीम चल रहा हो, मतलब अलग अलग तरीके से लोग युवा के तरफ ही एक निगाह लगा करके बैठे हुए हैं कि हम देश के विकास में या आने वाले भविष्य को कैसे युवाओं के साथ मिल करके इसको बेहतर बनाने का प्रयास कर सके। ऐसे में अगर हम क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, जिस तरीके से अभी प्राची भी बात कर रही थी, आप भी बात कर रही हैं कि इसमें एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है, इसमें लैंड भी जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा पानी भी जुड़ा हुआ है, इसमें हमारे मकान भी जुड़े हुए हैं, इसमें हमारा पेड़ पौधा भी जुड़ा हुआ है, पूरा इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ है, आदमी सांस ले रहा है वो भी जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसा व्यापक सब्जेक्ट है जिसपे चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम चर्चा करेंगे तभी शायद हम कुछ प्रयास करेंगे, हम चर्चा के साथ ही छोटा छोटा प्रयास भी करेंगे तो हम
अलग अलग जैसे सुझाव, बहुत सारे सुझाव है कि हम किस किस तरीके से इसको रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बड़े स्तर पे काम जो रोकने का होगा वो सरकार लोगों का होगा, सरकार प्रयास करे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो छोटे छोटे प्रयास होंगे वो जन भागीदारी के माध्यम से किए जा सकते हैं। वो चाहे प्लांटेशन लगाने का मामला हो, पानी को सुरक्षित रखने का मामला हो कि हम कम से कम पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, हम कोशिश करें अपने पुराने परंपराओं के उपयोग करने का। जैसे पुराने टाइम में हमारे अगर जैविक खेती का प्रमोट किया जाता था, ज़्यादातर तो जैविक खेती ही किया जाता था, तो रासायनिक खेती तो बाद में आया। तो अगर हम जैविक खेती की तरफ वापस मुड़ करके जाते हैं हमारे परंपराओं की तरफ, तो हम शायद पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिर उसी तरीके से हमारे जो पुराने समय के लोग थे जो ज़्यादा ज्वाइंट संयुक्त परिवार की तरफ रहते थे, जिससे हमको घर कम बनाने का मौका होता था, और उससे जो जो घर में एकल फैमिली के कारण ही इतना सारा घर बनाने का काम, क्योंकि आज हर कोई सोचता है कि मैं बस आगे मेरा फ्यूचर और एक घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ये वाली जो सोच है ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को बहुत प्रभावित करती है। तो इसको कम करने का तरीका क्या हो सकता है, तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं परंपरा से ही जुड़ा हुआ देख सकते हैं कि पुराने समय में लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, कम संसाधन होता था, मिल करके संसाधन का उपयोग करते थे, तो हम क्लाइमेट को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बहुत उत्पादन या बहुत भाग दौड़ की तरफ नहीं भागते थे कि हमको हमारे घर में 10 गाड़ी होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास एक गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। और वैसे ही हर सामान पे होता था। तो हम उसको अगर संयुक्त परिवार की तरफ मोड़ते हैं तो हम शायद कहीं ना कहीं विकास में, या वो जो बिल्डिंग बन रहा है या हम सीमेंट का डिमांड या बार बार ये कर रहे हैं उसको हम रोकने की तरफ कामयाब हो सकते हैं। नदियों का पानी सुरक्षित रखने का बात, वो अभी अंडरग्राउंड वाटर लेवल आप देखे होंगे कि जितना भी बड़ा शहर है, वो चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो या कहीं का भी, वो सारे जगह पे जो पीने का पानी सप्लाई हो रहा है वो बाहर से आ रहा है। रायपुर में गंगरेल नदी से आ रहा है, अंबिकापुर में माकी डैम से आ रहा है, बिलासपुर में और पास से आ रहा है। मतलब शहर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम है, और वो जब तक संरक्षित नहीं होगा तो हम ऊपर से भी पानी का बात नहीं कर सकते। जो मौसम परिवर्तन हो रहा है वो भी, उसका भी एक कहीं ना कहीं ये कारण है कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल ही कम है। शहर में अगर हम देखेंगे तो हम इतना कांक्रीटीकरण कर दिए हैं कि नाली पक्की हो गई, सड़क पक्की हो गई, घर पक्के हो गए, तो जो बरसात का पानी बरसेगा वो पानी अंदर जाने के लिए व्यवस्था क्या है? तो शहरों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। सीपेज कहाँ से करेगा? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लगना चाहिए वो लोगों को लगा नहीं है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए साधन होने चाहिए वो साधन नहीं होने के कारण भी हमको अंडरग्राउंड वाटर लेवल नहीं बढ़ पा रहा है। ये एक बड़ा दिक्कत है। पुराने समय में खुली भूमि होती थी, उसमें पानी बरसता था, छोटे छोटे तालाब होते थे, तालाबों की संख्या पुराने समय में बहुत ज्यादा थी। रायपुर में अगर उठा के देखेंगे तो 2500 से कुछ ज्यादा ही तालाब थे, जो आजकल कम होकर के उसकी एकदम सीमित संख्या हो गई है, गिन सकते हैं। तो ये सब कारण है जो परिवर्तन कर रहे हैं हमारे क्लाइमेट को, और इसी के कारण गर्मी बढ़ रहा है। पहले लोग बिना पंखा के रहते थे। मैं जब पढ़ता था तो अंबिकापुर में पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिना पंखे के रह सकते थे। लेकिन आज हम बिना एयर कंडीशन के नहीं रह सकते, क्योंकि उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। अल्ट्रावायलेट किरण से शरीर को भी नुकसान हो रहा है। तो हमारा स्वास्थ्य तो प्रभावित हो रहा है ही, शहर प्रभावित हो रहा है। हम हमारे जीव जंतु, जो हमारा आज का टॉपिक है, जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। मतलब हम छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आज जो पौधे लगे हुए हैं वो सारे के सारे ऐसे पौधे हैं, उसमें किसी चिड़िया को कभी घोंसला बनाते नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसमें वो पौधे, उस पौधे में चिड़िया भी रहना नहीं चाहती है। उसको हमारा पुराना पद्धति वाला ही पौधा चाहिए, जो बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो या उस तरीके के पेड़ हो जहाँ पे वो चिड़िया अपना घोंसला बना करके रहती है। इन जो अभी के पौधे हैं इनमें वो रहना भी नहीं चाहती, और ये पौधे शायद हमारे इन्वायरमेंट को उतना सुरक्षित रखने के लिए मददगार भी नहीं है। अगर हमारा जीव जंतु उस पर नहीं रह सकता तो इन्वायरमेंट को कितना सुरक्षित रखेगा, ये एक सोचने का जरूरत है, और शायद इस पर प्राची भी कुछ बाद में बोल सकती है। तो ऐसे जो हम पूरे चीजों को देखते हैं, हमारे जो गांव थे, गांव में भी अब धीरे धीरे जो माइंस या इंडस्ट्री जा रहा है। हम अगर छत्तीसगढ़ को उठा के देखें तो हमारे यहाँ इतना माइंस खुल गया है, चाहे वो कोल ब्लॉक का माइंस हो या फिर हमारा बॉक्साइट का माइंस हो या फिर अन्य दूसरे लॉ के जो माइंस हैं, वो इतनी ज्यादा संख्या में खुलते जा रहे हैं
कि जहाँ पे हम सरगुजा में देखते थे कि एक छोटे से जगह में 22, 23, 28 माइंस उस समय हुआ करते थे। अब वो शहर के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी कई माइंस खुल गए। तो वो जो माइंस खुले हैं उससे जो एनवायरनमेंट को प्रभाव, जंगल कटा है, भूमि का क्षरण हुआ है, मतलब बहुत सारा चीज हुआ है, छोटा छोटा चीज अगर हम उसमें देखते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ा उससे भी हमारे क्लाइमेट चेंज में बहुत असर हुआ है। नदियों में जो रेत निकालने का काम, मकान बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए या फिर अन्य कामों के लिए जो रेत का उपयोग हुआ, इसमें बड़े पैमाने पे रेत निकाले गए हैं नदियों से। तो रेत कहीं न कहीं हमारा जमीन पे जो पानी को रोकने का काम करता था, ताकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ सके, वो पानी अंदर रुके और जाए। उसमें हमारी बालू की बहुत बड़ी भूमिका होती थी, रेत की बहुत बड़ी भूमिका थी। नदियों से रेत निकाल देने से वो पानी अब रुकता नहीं, वो सीधा बह जाता है। तो हमें जहाँ पे पानी की जरूरत नहीं है, वहाँ भी हम इस चीज के लिए अंडरग्राउंड वाटर लेवल हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सारा बहुत सारा चीज है और जो विषय बहुत बड़ा है। हम लोग दूसरा तीसरा सीटिंग कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट वीक भी मना चुके हैं, इसमें बहुत सारा बातचीत किए और छोटे छोटे चीज पे, और आगे भी हम आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि हम आप लोग के साथ लगातार इस मुद्दे पे चर्चा करें। और ताकि इस बहस, ये सिर्फ बहस, ये फेसबुक लाइव पे ही बहस नहीं है, इस बहस के माध्यम से हम लोगों के बीच पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग इसमें जागरूक हों और जो चीजें हम सोच रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रयास होना चाहिए, जो चाहे वो प्लांटेशन का मामला हो, पानी का मामला हो, चाहे अन्य जो परंपरागत मामले हैं, भूमि सुधार का मामला हो, या फिर हमारा जितने भी मामले हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले, उन सारे चीजों के ऊपर लोगों में कैसे जागरूकता लाई जाए, कैसे उनकी भागीदारी को बढ़ाई जाए, उस भागीदारी में एक प्रयास है हमारा ये फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो हम चाहेंगे, आप लोग युवा हैं, इसीलिए हम इस बार का जो इन्वायरमेंट वीक था, आप युवाओं के साथ ही मिल करके इसको पूरे कैंपेन को चलाए हैं और ज्यादातर भागीदारी युवाओं ने ही किया है इस कैंपेन में। तो इसी तरीके का हम लगातार इसको सालों भर कैसे हम चला सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मूवमेंट में जुड़े, इसके लिए हम आप लोग का सहयोग भी चाहेंगे और आगे डिबेट को हम जारी रखेंगे। अगले हो सकता है हम सप्ताह में रखें या 15 दिन में रखें या महीने में रखें, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपना समय निकाल करके इस फेसबुक पेज पे आइए और अपनी बातों को रखिए, अपने ज्ञान को भी रखिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप लोगों ने चर्चा किया है इससे एकदम साफ दिखाई देता है कि आप लोगों के अंदर भी पूरी जानकारी है और पूरा तकनीकी चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं और उस बातों को पहुंचाने का आपका अंदर का भाव भी है कि हम उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं। और हम शायद इसमें मदद प्लेटफॉर्म के रूप में करें या फिर हम एक जैसे भी हम साधन करके इसको नीचे तक ले जा सकते हैं वैसे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जनजुड़ाव के पेज पर आने के लिए। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, अभी भी लाइव देख रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जो कमेंट्स दे रहे हैं उनके भी सुझाव हम लोग लेंगे और उस पर आगे आगे जो भी हम डिबेट रखेंगे उस डिबेट में भाग लेंगे। आप लोगों को और कुछ बोलना है? प्राची, कुछ बात रखना है जो छूट गया हो? चलिए, लग रहा है प्राची तक आवाज मेरी नहीं जा रही है, तो आप लोग से विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।